गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डिक्लाइनिंग हाउस होल्ड सेविंग्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो जो है इंडिया में वो डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज बोरोइंग और इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स आ रहे हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कि हाउस होल्ड इनकम ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें ऐसी बनाई जाएँ। तो ये डिबेट हुई कैसे है? अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल आया जिसमें कहा गया कि ड्रास्टिक फॉल देखने को मिल रहा है हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो में ड्यूरिंग 2022-2023। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि हायर बोरोइंग टू जीडीपी रेशियो देखने को मिला है। लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने बोला है कि सिर्फ शिफ्ट इन कॉम्पोजिशन हुआ है हाउस होल्ड सेविंग्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई बोरोइंग की वजह से ऐसा हो रहा है, सिर्फ जो हाउस होल्ड सेविंग्स है उसमें उसके कॉम्पोजिशन में चेंज देखने को मिला है। CEA के हिसाब से हाउस होल्ड जो है वो ग्रेटर बोरोइंग कर रहे हैं अपनी हायर फिजिकल सेविंग्स के लिए। तो इसलिए जो है इसके ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं। अब हाउस होल्ड सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? बेसिकली आपके जो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो होता है, और उसमें आपके गोल्ड और ऑर्नामेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो सिर्फ शिफ्ट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ सेविंग्स जो है वो उससे अगर ऐसा हुआ होता, उससे ओवरऑल हाउस होल्ड सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो अनचेंज रहती। लेकिन हमको तो ये भी चेंज होते हुए दिख रही है। और नेट फाइनेंशियल सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो डिक्लाइन हुई है 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स से, और जो फिजिकल सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज हुई है 0.3 परसेंटेज पॉइंट से। गोल्ड सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो अनचेंज रही है। हाउस होल्ड सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन हुई है 1.7 परसेंटेज पॉइंट से। तो आर्ग्यूमेंट क्या है CEA का? CEA ने कहा है कि अगर हम जो है एनालिसिस करें एब्सोल्यूट नॉमिनल नंबर्स का, हाउस होल्ड टोटल सेविंग्स जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो होती है बेसिकली, उसके बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि जो है कॉम्पोजिशन में चेंज देखने को मिल रहा है। नॉमिनल वैल्यू जो हाउस होल्ड सेविंग्स टोटल सेविंग्स की है वो तो इंक्रीज़ हुई है एक्चुअली, और ये तो ऑफ कोर्स ये हमको आंकड़ों से भी दिख रहा है 2022-2023 के। ठीक है, तो हायर हाउस होल्ड डेट टू इनकम रेशियो जो है एक साइन ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज है। जो शेयर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट है हाउस होल्ड इनकम की, वो प्रोडक्ट होता है इंटरेस्ट रेट का और डेट इनकम रेशियो का। डेट इनकम रेशियो जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि हायर नेट बोरोइंग इनकम रेशियो ऑफ हाउस होल्ड जो है वो देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो जो ये स्ट्रक्चरल फीचर है ये पोस्ट कोविड पीरियड में हमको देखने को मिला है। नॉमिनल ग्रोथ रेट जो है वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया की जो डेट सर्विसिंग रेशियो है अभी, वो फिर भी बाकी की कंट्रीज से बहुत बेटर है। तो इसीलिए हमको पहला चैलेंज ये है कि इंटरेस्ट रेट और इनकम ग्रोथ में गैप जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, उसको हमें रोकने की ज़रूरत है। सेकंड चैलेंज ये है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्लाइन ना हो जाए, इसलिए हमको, क्योंकि सेविंग्स पे की तरफ ज़्यादा जो है वो ध्यान जा रहा है, बोरोइंग ज़्यादा हो रही है, एग्रीगेट डिमांड पे डिक्लाइन ना देखने को मिला, उसके लिए हमको मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पर्सनैलिटी राइट्स। सोशल इशूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन ने क्लेम किया है कि GPT-4o की वॉइस जो है वो बिल्कुल उनकी वॉइस जैसी लगती है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ओपन AI के जो CEO हैं उन्होंने उनकी बिना परमिशन के उनकी आवाज़ का यूज़ किया है। तो GPT-4o जो है वो लेटेस्ट मॉडल है AI का, चैट GPT का, और इसमें वॉइस मोड डाला गया है जिसमें वॉइस कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं चैट बॉट के साथ। उसमें से 5 तरह की वॉइसेस हैं, उनमें से जो स्काई नाम की वॉइस है वो स्कारलेट जॉनसन की की वॉइस जैसी लग रही है। ठीक है, तो ओपन AI ने जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ स्काई जो है वो पॉज कर दी है। ठीक है, तो इसमें पूरा इशू आता है पर्सनैलिटी राइट्स का। पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं कि नेम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेजेस, जो किसी भी या कोई भी अदर फीचर जो आइडेंटिफाई किया जाता है पब्लिक द्वारा, वो मार्कर हैं सेलिब्रिटीज़ की पर्सनैलिटी का। ठीक है, और उनको हम रेफ़र करते हैं लूजली एज पर्सनैलिटी राइट्स। तो ये जो है एक कोई पोज भी हो सकता है या मैनर भी हो सकता है। ठीक है, कोई पर्सनैलिटी भी हो सकती है। जैसे हमने देखा है ना कि अमिताभ बच्चन कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी राइट्स हैं। ठीक है, सिर्फ जो उनकी जो मिमिक्री करके उससे पैसा कमाते हैं उसको भी रोकने के लिए पर्सनैलिटी राइट्स का जो है ये अमिताभ बच्चन या कोई भी एक्टर या कोई भी सेलिब्रिटी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि ओनली द ओनर या फिर क्रिएटर जो है पर्सनैलिटी राइट का, सिर्फ वो ही जो है कमर्शियल बेनिफिट ले सकता है उस पर्सनैलिटी राइट से। तो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स अगर हम देखें, पहला होता है राइट ऑफ पब्लिसिटी, मतलब अपनी इमेज और लाइकनेस जो है उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं होने देना है।
दूसरा है कि राइट टू प्रिवेसी भी आ रहा है ना इसमें, कि एक पर्सनैलिटी जो है उसकी आप जो है उसकी पर्सनैलिटी का यूज़ कर रहे हो एक पर्सन की उस पब्लिक में बिना उसकी परमिशन के, ठीक है। तो इंडिया में अगर हम देखें तो राइट टू प्रिवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर ये राइट्स जो है वो डाले गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट भी पास की हैं। इवन इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है 2017 में जो है राइट टू प्रिवेसी के जजमेंट में उन्होंने राइट टू पर्सनैलिटी राइट्स को भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो बना दिया था। और ये कई तरह के स्टैट्यूट्स द्वारा गवर्नड है, ठीक है, जैसे ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, और कोई और भी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई, जैसे कि शिवाजी राव गायकवाड़ जो आपके रजनीकांत जी हैं, उनके केस में कोर्ट्स ने कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फिर राइट ऑफ पब्लिसिटी को भी जो है वो राइट ऑफ प्रिवेसी से जो है वो इन्वॉल्व किया गया। सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने जो है पर्सनैलिटी को कमर्शियल मिसयूज़ से जो है वो रोक सकते हैं। अभी रिसेंटली अनिल कपूर जी, फिर उसके बाद जैकी श्रॉफ जी, उन्होंने भी जो है वो अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में जो है वो अर्जी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने कंप्लेंट्स जो है वो लगभग 101 एडवर्टीजमेंट्स के अगेंस्ट जो है वो प्रोसेस कर दी हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज़ भी फीचर थे। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एक वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की इंडिया में, और ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसमें मेंबर्स फ्रॉम मार्केटिंग, क्रिएटिव, मीडिया और अलाइड कंपनीज आते हैं इंडिया के। ये इसका पर्पज़ है कि कंट्रोल करना कंटेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स और इंश्योर करना कि एडवर्टीजमेंट्स जो है वो कोड फॉर सेल्फ रेगुलेशन को कंफर्म करें, ठीक है। और ये बाकी के भी मीडिया, जितने भी मीडिया हैं, चाहे प्रिंट, टीवी, रेडियो, होर्डिंग, एसएमएस, ईमेल, इंटरनेट वेबसाइट, प्रोडक्ट पैकेजिंग, सब के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट होती है उन सब के अगेंस्ट कंप्लेंट्स जो है वो एड्रेस करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीसैप स्किल्स प्लेटफॉर्म। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीसैप स्किल्स प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया 4th मीटिंग ऑफ सब्सिडरी बॉडी ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये जीसैप क्या है? ग्लोबल स्पीशीज़ एक्शन प्लान। और स्किल्स प्लेटफॉर्म क्या है? स्पीशीज़ कंजर्वेशन, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, लर्निंग, लीवरेज एंड शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये जो है ऑनलाइन कंटेंट इसमें बनाया जाएगा और टेक्निकल टूल्स को और रिसोर्सेज को रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा, ताकि ग्लोबल कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप को फैसिलिटेट किया जा सके। रियल टाइम अपडेट देगा ये टेक्निकल टूल्स और रिसोर्सेज पर। इस प्लेटफॉर्म को मैनेज किया जाएगा प्रोएक्टिवली बाय IUCN, और इसको प्रिंसिपली सपोर्ट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो ग्लोबल स्पीशीज़ एक्शन प्लान क्या है? इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसको डेवलप किया गया था ताकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और इसमें स्ट्रेटजिक इंटरवेंशंस और एक्शंस जो है वो आउटलाइन किए गए हैं कि कैसे कंजर्व और सस्टेनेबली मैनेज किया जा सकता है स्पीशीज़ को, और इक्विटेबल बेनिफिट्स को इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट उद्भव। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी जो है अपने प्रोजेक्ट उद्भव के अंदर एपिक बैटल्स ऑफ महाभारत और स्ट्रेटजिक ब्रिलियंस ऑफ पास्ट इंडियन डायनेस्टीज़ को भी जो है वो शामिल कर रही है, ताकि इंडिया की रिच मिलिट्री हेरिटेज को जो है शेप किया जा सके। तो प्रोजेक्ट उद्भव एक कोलैबोरेशन है इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच में, जो कि एक डिफेंस थिंक टैंक है। इसका नाम उद्भव रखा गया है ताकि जिसका एक्चुअल नेम मीनिंग होता है ओरिजिन, ठीक है, जिससे कि हम अपनी हिस्टोरिकल टेक्स्ट की जो नॉलेज है, जो कई सेंचुरीज ओल्ड है, उसको एम्बेड कर सके अपनी मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस में। तो एज ओल्ड विजडम और कंटेम्प्रेरी मिलिट्री एजुकेशन के बीच में जो गैप है उसको कम करना इसका मोटिव है। हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता को में जो भी हमारी लर्निंग्स हैं उन सब को जो है हम उनसे सीखना चाहते हैं। तो चाहे चाणक्य का अर्थशास्त्र हो या फिर विजडम ऑफ थिरुकुराल हो, उन सब से जो है जो भी हमें नॉलेज मिलेगी वो हम इसमें मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट में अमेलगमेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अरब लीग। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अरब लीग ने रिसेंटली कहा है कि UN पीस कीपिंग फोर्सेस पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ में जानी चाहिए। बहरीन के मनामा में जो ये समिट हुई है अभी अरब लीग की। अरब लीग को लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहते हैं, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अरब स्टेट्स की मिडल ईस्ट और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में। इसको कायरो में बनाया गया था इजिप्ट में 1945 में, पोस्ट वॉर जो है कॉलोनियल डिविजन्स जब हुए थे टेरिटरी के, उसके रिस्पॉन्स में। ओवरऑल एम जो है लीग का वो ये है कि अरब इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके,
पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल प्रोग्राम जो है मेंबर्स के, उनमें कोऑर्डिनेशन करते हैं ये। मिलिट्री सपोर्ट भी देता है एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए। कायरो इजिप्ट में इसका हेडक्वार्टर है। 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है, जैसे ब्राज़ील, एरिट्रिया, इंडिया और वेनेजुएला। हाईएस्ट बॉडी जो है इस लीग की वो है काउंसिल, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर स्टेट्स शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं SMPA मिसाइल। सो ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रांस ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में, जब उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है ASMPA सुपरसोनिक मिसाइल, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड के कैरी करने के लिए केपेबल है। तो ये एयर सॉल मीडियम रेंज एक एयर लॉन्च लैंड अटैक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि न्यूक्लियर पेलोड कैरी कर सकता है। ये सेंट्रल कंपोनेंट है फ्रांस के न्यूक्लियर डेटरेंट का। तो ये इस एक अपग्रेडेड वर्जन है ASMP का, और इसमें एक्सटेंडेड रेंज डाली गई है 500 किलोमीटर्स तक की। इसकी जो मोटर असेंबली है वो सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन कंप्राइज करती है, जो कि फायर होता है जब मिसाइल रिलीज़ हो जाता है एयरक्राफ्ट से। जैसे ही जब इग्निशन मिलता है इसको, तो मिसाइल जो है वो मैक 2.0 तक की स्पीड पकड़ लेता है, और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 3 तक पहुंच जाती है। ठीक है, रैमजेट मोटर द्वारा ऑफ कोर्स ये पावर्ड है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is declining household savings. This topic is important for your economy section. So household net financial savings to GDP ratio in India has declined due to increased borrowing and structural shifts in the economy rather than mere change in the savings pattern, as claimed by the chief economic advisor. Of course, there is a need to reorient our macroeconomic policies so as to support household income growth. So what is this debate regarding India's declining household saving? So, as per a news article, there has been a drastic fall in household net financial savings to GDP ratio during 2022 and 2023 on account of higher borrowings to GDP ratio. In response to this article, Chief Economic Advisor said that this is not to be feared of because this is only reflecting a shift in the composition of household savings and nothing else. Households have incurred greater borrowing to finance higher physical savings. Therefore, there is a need to find inconsistencies in this interpretation of Chief Economic Advisor and highlight the actual structural shifts in the economy also. Okay, so what is the status of declining household savings and why it is not just a change in savings pattern? So household savings to GDP ratio is the sum of its net financial savings to GDP ratio, and a mere shift in composition of savings would have kept the overall household savings to GDP ratio unchanged. But we have seen that net financial savings to GDP ratio declined by 2.5 percentage points, and the physical savings to GDP ratio increased only by 0.3 percentage points. And the gold savings to GDP ratio also remained unchanged. The household savings to GDP ratio declined by 1.7 percentage points. Okay. So the chief economic advisor's response is based on the analysis of absolute nominal numbers of household total savings, which has also increased. And the nominal growth rate of total household savings has been positive during 2022 and 2023 period. So is higher household debt to income ratio a sign of structural change? Yes. So share of interest payment in household income is the product of interest rate and debt income ratio, and debt income ratio is increasing. Why? Because of higher net borrowing income ratio of the household and increase in interest rates. So the structural feature here is that it has emerged after COVID period that the nominal income growth rate has often been lower than the weighted average lending rate. So, but there is also a good news that India's debt servicing ratio is still lower than that of many other countries. So what are the challenges highlighted by this particular structural change? The first challenge is that there is decreasing gap between interest rate and income growth, and the second challenge is that we have to prevent aggregate demand from declining in the face of household debt obligations. So these challenges point towards the need to include a macroeconomic policy which can stimulate and support household income growth and stabilize our economy. Okay.
So the next topic is personality rights. This topic is important for your social issues. So Hollywood actress Scarlett Johansson has claimed that GPT-4o's voice sounds very similar to her own. She has also accused OpenAI CEO of using her voice without her permission, despite previously declining the requests of licensing for the same. So OpenAI recently unveiled its latest AI model called GPT-4o, and one such feature of this uh, new model is voice mode, which can have voice conversations with in which users can have voice conversations with AI chatbot. And there are 5 kinds of voices available. So one of these voice named Sky is allegedly similar to what Scarlett Johansson sounds. Okay, OpenAI has paused the availability of Sky right now. So this is the issue of personality rights. So personality rights are any feature like name, voice, signature, images, which are identified by the public as a marker of a celebrity's personality, and they are referred loosely as personality rights. They could include a pose, any manner, or any aspect of their personality. So the idea is that only the owner or the creator of these features have the right to derive any commercial benefit from it. Okay. So, what are the types of personality rights? So, the first is the right of publicity, in which the right to keep one's image and likeness from being commercially exploited without permission is there. Then there is right to privacy also, in which the right to have one's personality represented publicly without permission should not be violated. Okay, so in India there are legal or constitutional bases also, like we have covered these personality rights under right to privacy and right to property. And even as the Delhi High Court and Madras High Court have passed interim orders, this law is still at a nascent stage in India. We also have covered these publicity rights by statutes like the Trademarks Act and the Copyrights Act. But in 2017, the right to privacy judgment, the the personality rights were elevated to the position of constitutional rights. Similarly, in the Rajnikant case and other ICC development case, the courts in India have recognized personality rights in several judgments, including the right of publicity, and which has evolved from right to privacy. Okay, so celebrities are protected from commercial misuse of their name and personality. And in September 2023, Delhi High Court also passed an interim order protecting the personality rights of Anil Kapoor. Similarly, publicity rights of Jackie Shroff were secured recently in May 2024. Okay. So the next topic is Advertising Standards Council of India. This topic is important for your economy section and also your governance section. So recently, Advertising Standards Council of India has processed complaints against 101 advertisements featuring celebrities. So what is this Advertising Standards Council of India? It's a voluntary, self-regulatory organization of the advertising industry in India, and it's a not-for-profit company. It comprises of members from marketing, creative, media, and allied companies in India. And the purpose of this ASI is to control the content of advertisements. Okay, so it ensures that advertisement conform to the code for self-regulation, and it looks into complaints across all forms of media where advertisements can happen. Okay. So the next topic is GSAP Skills Platform. This topic is important for your environment section. So recently, GSAP Skills Platform was launched at the 4th meeting of subsidiary body on implementation convention on biological diversity. So Global Species Action Plan and the Species Conservation Knowledge Information Learning Leverage and Sharing Platform brings GSAP's content online, and it also allows the updating of technical tools and resources in real time. It also aims to facilitate global collaboration and partnership. It provides real-time updates on technical tools and resources also. This platform will be managed proactively by IUCN, and the development of GSAP Skills Platform has been principally supported by Ministry of Environment of Republic of Korea. So what is this Global Species Action Plan? It has been developed to support implementation of Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, and it outlines the strategic interventions and actions to conserve and sustainably manage species while ensuring equitable benefits. Okay. So the next topic is Project Udbhav. This topic is important for your security section. So Indian Army under its initiative Project Udbhav is delving into epic battles like Mahabharat and the strategic brilliance of past Indian dynasties to shape India's rich military heritage. So Project Udbhav is a collaboration between Indian Army and United Service Institution of India, which is a defense services think tank. This project has been named Udbhav, which translates to origin or genesis, recognizing the profound knowledge embedded in our nation's historical texts, and
Objective of this project is to amalgamate ancient insights with our modern military practices, and so as to bridge the gap between age old wisdom and contemporary military education. So of course we are going to root in our 5000 year old civilizational legacy. So it's from Chanakya's Arthashastra, wisdom of Thirukural, or even Mahabharat. We are going to amalgamate the teachings into our modern military education. Okay. So the next topic is Arab League. This topic is important for your international relations. So Arab League has recently called for UN peacekeeping forces in Palestinian territories during a summit in Bahrain's Manama. Arab League is also called the League of Arab States, and it is a regional organization of Arab states in the Middle East and parts of Africa. It was formed in Cairo in 1945 in response to the concerns of post-war colonial divisions of territory. The overall aim of the league is to promote Arab interests and to strengthen and coordinate the political, cultural, economic, and social programs of its members. In 1950, the members also agreed to provide military support to help defend each other also. The headquarters of it is located in Cairo, that is in Egypt, and there are four nations who are also conferred the observer status by this league: Brazil, Eritrea, India, and Venezuela. The highest body of this league is the Council, which is composed of representatives of member states. Okay, usually the foreign ministers. So the next topic is ASMPA missile. This topic is important for your security section. So France has made a significant milestone in its defense capabilities by successfully testing the updated ASMPA supersonic missile, which is capable of carrying a nuclear warhead. So this air-sol medium range is an air-launched land attack supersonic cruise missile, which carries a nuclear payload also. It is a central component of France's nuclear deterrent. It is an upgraded version of the ASMP, which arrived into French service in 2009. But this version has an extended range of up to 500 kilometers. This is inertial guided air to surface missile, which is directed by terrain mapping and pre-programmed onboard computer. The motor assembly is comprised of solid propellant engine, which fires after the missile has been released from the aircraft. So upon ignition, this missile accelerates to Mach 2.0 in 5 seconds, and once it takes off, the ramjet motor takes over and accelerates to the maximum speed of Mach 3.0, depending upon, of course, the altitude. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.